आपकी चित्त वृत्तियों का जब तक निरोध नहीं होता तब तक आप योग की अवस्था में नहीं आते। अच्छा। तो मैं तो कहना चाहूंगा अपने मन को नियंत्रित करें, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो आपको देखो निजात पाना है, कुछ तो आपको सावधानियां रखनी पड़ेंगी। तो आपको अच्छी जल्दी रिजल्ट चाहिए, मैं इसकी बात करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आपका जो डायबिटीज का रोग है जल्द से जल्द समाप्त हो और आप पहले की तरह स्वस्थ जीवन जिए, आनंद पूर्वक जीवन जिए और आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का संवर्धन हो और आप अपना जीवन आनंद पूर्वक जिए। हम तो यही चाहते हैं। थोड़ा परहेज रखना पड़ेगा। परहेज रखना पड़ेगा। जी हाँ, परहेज तो रखना। दूध और चाय में लोग आजकल शुगर को मेंटेन करने के लिए दवाइयां डाल लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे कि इसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें? शुगर फ्री टैबलेट्स का, शुगर फ्री का आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जब आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मधुमेह आरोग्य अमृत यूज करने से क्या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ होता है? देखिए, मधुमेह आरोग्य अमृत एक आयुर्वेदिक दवा है। हाँ। इसका ना यूज करने पर कोई साइड इफेक्ट होता है, यानी बुरा असर पड़ता है, न छोड़ने पर। अच्छा। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, मधुमेह आरोग्य अमृत का जब आप सेवन करें उसके बाद आप समय समय पर चेकअप करवाते रहें और आपको पता चल जाएगा। हम तो यही कहेंगे और निश्चिंत रहिए, आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन कीजिए। चलिए, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, बस आप मधुमेह आरोग्य अमृत का सेवन करें। डायबिटीज नामक बीमारी को आप खुद अगर चाहें तो खुद आप इस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो, और अगर आप चाहते हैं इस बीमारी से बाहर निकलना, तो बिल्कुल भी आप देर न करें। आप मधुमेह आरोग्य अमृत फौरन से आप इसे ऑर्डर करें, देर मत कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, एसएमएस कीजिएगा। हमें नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। हम यहाँ पर आचार्य जी लगातार डायबिटीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कैसे खत्म हो। इस कारण हमने रोग मुक्ति अभियान, जैसे कि आपने बताया कि हमारी संस्था ने यहाँ पर शुरू किया है ताकि सब लोग इस रोग से बाहर निकल पाए। क्या कहेंगे आप इस संस्थान के बारे में? जी हाँ, संस्थान अपना प्रयासरत है। हम चाहते हैं कि कोई भी रोगी डायबिटीज का ना हो। हमारे संस्थान का लक्ष्य कोई प्रॉफिट कमाना नहीं, आपकी सेवा करना है। और हमारे संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को आपके सहयोग की आवश्यकता है और आपके सहयोग के बिना इस संस्थान का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। और जो भी आपके सगे संबंधी या परिचित लोग डायबिटीज के रोगी हैं, आप उनको जरूर बताएं कि संस्थान क्या कार्य कर रहा है, डायबिटीज जैसे रोग को समाप्त करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद। नमस्कार। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद में है पारशक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिक पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगाए ट्यूबर का वादा डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। रिच मसाले द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया MTH। .com कदमों में कर लो जहां। ग्रोमिल ED विटामिन ऑयल एंड सोप, नकालों से सावधान। ED विटामिन में ग्रोमिल देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लक्ष्मी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। RPO चना मसाला। टाइसॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आवर सिस्टम और वाटर प्यूरिफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्रत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। सोनिया गांधी ने जोरदार रोड शो के बाद रायबरेली से भरा नामांकन। 10 करोड़ से ज्यादा की मालकिन है। राहुल गांधी के काम की तारीफ करने के बयान से वरुण का यू-टर्न, बोले नहीं की किसी पार्टी विशेष की तारीफ। अरविंद केजरीवाल ने दी भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले अपने बयान पर सफाई। कहा, मर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी में। समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 17 जातियों को विशेष सुविधा का वायदा। मुसलमानों पर भी खास तवज्जो देने की बात करी। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को मिली जमानत। मोदी को जान से मारने की धमकी के बाद हुए थे गिरफ्तार। और नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सहारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश पॉलिटिकल पारा में। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि देश में नरेंद्र मोदी की लहर है और खुद मोदी 272 यानी 272 प्लस के टारगेट की बात करते रहे हैं।
लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने अपना गोल पोस्ट 300 प्लस यानी 300 प्लस कर लिया है। यही नहीं, अब वो स्थिर और मजबूत सरकार के लिए जनता से 300 सीटें देने की मांग करने लगे हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या नरेंद्र मोदी का सपना साकार होगा? क्या जनता एनडीए की झोली में 300 सीटें डाल देगी? आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे के इर्द गिर्द। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अपने भाषणों के जरिए सत्ता में आने के बाद से देश के विकास की जो तस्वीर जनता के सामने पेश कर रहे हैं वो तभी संभव है जब एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिले। शायद यही वजह है कि 272 प्लस को छोड़कर नरेंद्र मोदी अब स्थिर और मजबूत सरकार का हवाला देकर देश की जनता से 300 सीटें देने की बात करने लगे हैं। मोदी मांगे मोर, अब 272 प्लस नहीं 300 प्लस चाहिए। मजबूत और स्थिर सरकार के लिए 300 जरूरी। लोकसभा चुनावों से पहले देश में अब तक जितने भी सर्वे आए हैं उनमें से सभी ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के जिताऊ सांसदों की संख्या 232 तक ही आंकी है। इस चिंता की झलक अब मोदी के भाषणों में भी दिखने लगी है। मोदी 272 प्लस का टारगेट पीछे छोड़ अब 300 प्लस की बात करने लगे हैं ताकि स्थिर और मजबूत सरकार मिल सके। मोदी के मुताबिक अब प्रयोग करने का वक्त नहीं है। आज समय की मांग है। दुनिया के अंदर अगर हिंदुस्तान में मजबूत सरकार होगी, स्थिर सरकार होगी, नया बनने वाला प्रधानमंत्री 300 से ज्यादा पार्लियामेंट के मेंबर लेकर के बैठा होगा तो दुनिया भी उसकी बात सुनेगी भाइयों। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं, देश को मजबूत सरकार चाहिए। अब प्रयोग नहीं कर सकते। 10 साल प्रयोगों में डूब चुका है, बर्बाद हो चुके हैं। अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं। मोदी के मुताबिक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने सरकार बनाने का इरादा छोड़ दिया है और अब वो एनडीए की सरकार को अस्थिर करने के लिए नई साजिश रच रहे हैं। यही वजह है कि मोदी अब देश की जनता से कांग्रेस की इस नई चाल को समझने की अपील कर रहे हैं। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी, देश भर के मेरे मतदाता भाइयों बहनों, मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस के इस नए खेल को पहचानिए, यूपीए के नई चालबाजी को पहचानिए, ये तीसरा मोर्चा और कांग्रेस की मिली भगत को पहचानिए। उनको देश को अब अस्थिर करने का इरादा है, देश को दुर्बल करने का इरादा है, देश में दुर्बल सरकार बने ऐसा इरादा है। इससे कभी देश का भला नहीं होगा। कांग्रेस पर साजिश रचने के लिए मोदी के आरोप पर अब बहस शुरू हो गई है। मोदी जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि अगर एनडीए गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिली तो वो उनके सपने साकार कर देंगे। दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी को दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला शख्स करार दिया है। मजबूत सरकार के लिए, स्थिर सरकार के लिए, प्रगति करने वाली सरकार के लिए 300 से ज्यादा एनडीए के पार्लियामेंट के मेंबर जीत करके भेजिए। उत्तर प्रदेश के सारे सांसद चुना करके भेजिए। मैं आपको विश्वास देता हूं, आप चाहते हैं वैसी सरकार दूंगा, जनता चाहती है वैसा काम करूंगा, जनता चाहती है वैसी प्रगति करूंगा, नौजवानों का भाग्य बदलूंगा। कौन बात कर रहा है सुशासन की, कौन बात कर रहा है आर्थिक विकास की, कौन बात कर रहा है विकास की? अगर ये बातें करनी है तो रैलियों में बड़े बड़े शब्दों को यूज करके, दूसरों पे गालियां देकर, टॉन्ट करके, मजाक उड़ा के, इन आंकड़ों से आप दूर नहीं भाग सकते। बीजेपी का दावा है कि देश में मोदी की लहर है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इस लहर में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 300 सीटें हासिल हो पाएंगी? अगर एनडीए की संख्या 300 से कम रही तो क्या नरेंद्र मोदी
कमजोर प्रधानमंत्री होंगे। 2009 लोकसभा चुनाव में अगर यूपीए को 300 सीटें हासिल हो जाती तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते? सवाल ये भी है कि अगर गठबंधन सरकारें कमजोर होती हैं तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार कमजोर सरकार थी? पिछले 20 सालों से देश में गठबंधन सरकारें ही सत्ता में काबिज हैं। सवाल ये है कि क्या इन गठबंधन सरकारों ने देश का भला नहीं किया? क्या इन सरकारों ने देश के विकास में योगदान नहीं दिया? सवाल ये भी है कि जनता से गठबंधन सरकारों का प्रयोग ना दोहराने की अपील के पीछे मोदी की कौन सी नई रणनीति है? इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेता आलोक शर्मा, जेडीयू नेता नवल शर्मा। हमारे साथ तीनों मौजूद हैं। तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजेंद्र जी आपके पास आएंगे। नरेंद्र मोदी जो कि 272 प्लस की बात करते थे, अब 300 प्लस की बात कर रहे हैं। मिल पाएंगी इतनी सीटें? जिस तरह से माहौल बन रहा है और जिस तरह से एनडीए आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और बाकी पार्टियां गौण हो रही हैं जी, और कांग्रेस का ग्राफ जिस तेजी से नीचे आ रहा है और बाकी सब दल जो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, रीजनल पार्टीज भी बिखरी हुई है, कोई आपस में संवाद नहीं है। सिर्फ एक ही काम रह गया सब दलों का और वो मोदी को रोकने की बात करते हैं, मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसे में साफ रूप से लगता है कि हताशा है, निराशा है, मुद्दों पर बात नहीं हो रही है और सरकार के पास अपनी अचीवमेंट्स बताने के लिए नहीं है। जबकि भ्रष्टाचार में कांग्रेस और यूपीए जिस तरह से शामिल रहा है, लोग उसको नकार चुके हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मामले में भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के टूल के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी सिर्फ मोदी जी के खिलाफ बोल रही है, जबकि उनका कहना यह था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते तो कांग्रेस की बात करते, लेकिन वो चूंकि भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी जी की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सभी दल अब एक ही मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं कि मोदी जी को रोको। तो ऐसे में जनता समझ चुकी है और जितना ये इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, उतना मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन बढ़ता जा रहा है। चलिए, दावा ये किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार समर्थन बढ़ रहा है, कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है। आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता हैं। आलोक जी, यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि आप पहले ही अपनी हार मान चुके हैं। अगला टारगेट आपका तमाम दलों को लेकर सिर्फ एनडीए की सरकार को अस्थिर, कमजोर करने का होगा। ख्याली पुलाव हैं। 2004 और 2009 में भी भाजपा इसी तरह के बयान देती थी। मैं नहीं मानता किसी भी तरह से भाजपा का ग्राफ गिरा है, क्योंकि भाजपा का तो ग्राफ ही नहीं है कोई। जो भी आज भाजपा खड़ी है वो केवल मोदी जी के ग्राफ पे खड़ी हुई है। और मोदी जी का ग्राफ विभिन्न तमाम जो चैनल्स हैं और सर्वेज जो अभी आ रहे हैं पिछले एक महीने में, वो रुझान दिखा रहे हैं कि मोदी जी का स्वयं का ग्राफ गिर गया है। क्योंकि मोदी जी के सामने भाजपा तो वैसे भी गौण हो गई है, भाजपा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया है। ये तो ग्राफ गिर रहा था, तो गिरते हुए ग्राफ को देखते हुए मैं समझता हूं मोदी जी ने आज ये स्टेटमेंट दी है कि 272 नहीं 300 की बात की है। जहां तक अभी हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी कह रहे थे भ्रष्टाचार की बात, मैं उसको टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन श्री रामुलू की पार्टी और येदियुरप्पा की पार्टी अगर भ्रष्टाचार की बात करे तो मेरे समझ नहीं आती है बात। देखिए, ग्राफ किस तरह से बढ़ सकता है? क्या किसी दूसरी पार्टी के ऊपर टॉन्ट कसने से ग्राफ बढ़ सकता है? क्या किसी दूसरी पार्टी के लिए गए फैसलों का मजाक उड़ाने से? क्या बाकी कांग्रेस हार मान चुकी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सशक्त चुनाव लड़ रही है और पिछले 2 महीने में हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथी को बता देना चाहता हूं, कई राज्यों में जहां कमजोर स्थिति हमारी मानकर लोग चल रहे थे, आज हम वहां पर मजबूती के साथ पुनः आ गए हैं। चलिए, हमारे साथ इस वक्त जनता दल यूनाइटेड के नवल शर्मा जी भी मौजूद हैं। नवल जी, आपका रिएक्शन? आपका पुराना गठबंधन था, एनडीए में आप भी शामिल थे। अब नरेंद्र मोदी जो है वो 300 प्लस सीटें मांग रहे हैं। 272 का आंकड़ा पीछे छोड़ दिया, 300 प्लस मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि देश में तभी विकास संभव है, तभी सशक्त सरकार संभव है जब 300 प्लस सीटें हमारे पास आए। मिल पाएंगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने की लालसा तो पाले हुए हैं, लेकिन जिनके व्यक्तित्व में
बच्चों जैसा हठ है, बाल सुलभ चल चलता है, जो उनकी तानाशाही प्रवृत्ति से प्रेरित है। जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति ऑथोरिटेरियन होती है, टोटलिटेरियन होती है, वह चाहता है कि केवल मेरी सत्ता रहे। नरेंद्र मोदी जी जब बोलते हैं कि मुझे कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, तो नरेंद्र मोदी की भाषा से ऐसा लगता है कि हिटलर किसी मंच पर खड़ा होकर बोल रहा हो कि मुझे यहूदी मुक्त जर्मनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी भारत में एक ऐसी सत्ता चाहते हैं जहां केवल वह रहे, न तो पक्ष में कोई रहे न विपक्ष में कोई रहे। भारत की जनता उनके इस मंसूबे को समझ चुकी है। एक दूसरी बात मैं यह बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की भावभंगिमा और भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीति इस बात का सूचक है कि ये लोग भीतर ही भीतर अपनी स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। इस हकीकत को ये जान चुके हैं कि भारत का कंपोजिट कल्चर नरेंद्र मोदी जैसे हठवादी व्यक्ति को अपना नेता स्वीकार करने नहीं जा रहा है। नहीं तो क्या कारण था कि अभी कुछ दिनों पहले ही खुद आडवाणी जी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि देश का अगला प्रधानमंत्री गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी होगा। दूसरी बात है कि आप जिन लोगों के मंसूबे पर, जिन लोगों के बल पर प्रधानमंत्री बनने का मंसूबा पाले हुए हैं, जरा उनकी माली हालत तो देख लीजिए। आपके घर के भीतर खुद इतने बड़े अंतरकलह की स्थिति है। सारे नेताओं में सीट के लिए जो मारामारी हुई उसे पूरे देश ने देखा। तो आपका जमीनी आधार कितना मजबूत है? वीरेंद्र जी, आपका भारतीय जनता पार्टी का जमीनी आधार मजबूत नहीं है, सिर्फ डबल की नौबत आ रखी है। और जब वो नरेंद्र मोदी 300 सीटों की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हिटलर जो है मंच पर बोल रहा है। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं, कई सरकारों में आपने साथ दिया है इनका, बिहार में और केंद्र सरकार में भी आपके साथ रहे हैं। हिटलर तो इनके नेता हैं जिन्होंने तानाशाही की और गठबंधन से बाहर चले गए। और आज जेडीयू की हालत क्या है? ये मेरे आज जेडीयू अगर 4 सीट भी बिहार में ले जाए, जेडीयू अगर मुझे बोलने के लिए बोला है ना आपने? हाँ जी, गुप्ता जी बोलिए। जी, जेडीयू जो हमारे गठबंधन में 20 सीटें जीत करके आई थी बिहार में और 32 सीटें एनडीए की थी। आज आप देखिए बीजेपी की और एनडीए की वहां 30 सीटें आने वाली है और जेडीयू कहां खड़ा है? हाशिए पर। और क्यों? क्योंकि महत्वाकांक्षा थी नीतीश कुमार की कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से 15 सीट वाला प्रधानमंत्री बन जाए। देखिए, मतलब मंसूबे देखिए। और लिया मोदी जी के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं श्री नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी ने इसको सर्वसम्मति से तय किया है। और क्योंकि हमने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है, बाकी पार्टियों ने तो नहीं किया। कांग्रेस ने किया है क्या? क्यों नहीं घोषित करते अपने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार? और जब अगर आपके भी उम्मीदवार होंगे तो आमने सामने अपने आप बात होगी। आपकी तो हिम्मत ही नहीं है कि मोदी जी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के सामने आप अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर सके। दिल्ली की जनता को मंच टटोलेंगे, तीनों नेता हमारे साथ बने रहेंगे, उनका रिएक्शन लेते रहेंगे। प्रभाकर कुमार दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, दिल्ली का दिल क्या कहता है? नरेंद्र मोदी पहले 272 प्लस कहते थे, अब कह रहे हैं कि 300 प्लस। मिल पाएंगी उतनी सीटें? दिल्ली की राय? बिल्कुल भूपेश, देखिए 272 प्लस का एक जो टारगेट था, अब 300 की बात कही जा रही है। 300 सीट क्यों चाहिए? आज ही दिल्ली में बीजेपी, प्रदेश बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 300 सीट चाहिए। आपको क्या लग रहा है, क्यों कह रहे हैं 300 सीट? अपना आधार मजबूत बनाने के लिए उन्हें 300 सीटों की आवश्यकता है। ये क्या होगा इससे? 300 सीट से क्या हो जाएगा? उनकी मजबूती अपने एक प्रकार से कि इतनी वोटिंग है उनकी, या इतना उनका आधार है, इतना जनादेश उनको मिल रहा है, ये है। आप दिल्ली में रहते हैं, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या माहौल दिख रहा है? दिल्ली में थोड़ा माहौल है उनके पक्ष में आम आदमी पार्टी का मुकाबले में नहीं है। आम आदमी पार्टी के आप थोड़ा पीछे चली गई है। पहले 300 सीटें मिलेंगी तभी सरकार मजबूत होगी, तभी प्रधानमंत्री मजबूत होंगे। 300 सीट से इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मोदी जी ऐसा लग रहा है 300 सीटें मिलेगी तभी नरेंद्र मोदी मजबूत प्रधानमंत्री होंगे, मजबूत सरकार होगी। जी बिल्कुल। और अगर मोदी से अगर आते हैं सत्ता के अंदर और उन्होंने मतलब कि आम जनता को जानते कि उनको किस चीज की जरूरत है, और पानी से लेकर बिजली तक की सारी समस्या उन्होंने सुनी है। और दिल्ली में मुझे लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी को समर्थन मिलेगा। आप बताइए क्या लग रहा है 300 सीटें क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी? 300 ज्यादा होती वो भी उनको मिलती। और विकास का दूसरा नाम मोदी है। अभी मैं पटना, बिहार, छपरा सारी जगह हो गया, बसों में, रेल में सारी जगह उनकी लहर है। बाबा साहब बहुत जोर है हमारे देश। दिल्ली में क्या माहौल आप दिल्ली में बच्चा यही मोदी जी को चाहता है। दिल्ली में आपको क्या लगता है 300 सीट क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी को? बिकॉज
इसमें कोई हमारे संदेह की बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को यहाँ 300 सीट मिलना अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमारे देश में यहाँ करप्शन लेकर बहुत बड़ी एक समस्या है। जो कोई हमारी सरकार जो अभी भी सरकार अभी एग्जिस्ट कर रही है उस चीज को यहाँ अवॉइड नहीं कर पा रही है। तो नरेंद्र मोदी का आना और हमारे एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ 300 सीट मिलनी चाहिए, तभी सरकार स्थिर होगी और मजबूत प्रधानमंत्री होंगे। आलोक गुप्ता हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश एक बड़ा महत्व निभाएगा इस बार चुनावों में। सबकी नजर उत्तर प्रदेश की सीटों पर है, सबसे ज्यादा सीट्स हैं यहां पर। यहां आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ की जनता क्या कह रही है। अगर मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए तो 300 प्लस। आलोक जी, आवाज पहुंच पा रही है अब तक? तो आपसे जानना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 300 प्लस सीट्स दीजिए, मिल पाएंगे उनको? लखनऊ हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सीधा चलेंगे मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता एहतराम अली हमारे साथ मौजूद है। एहतराम, यही सवाल आपसे, 300 प्लस सीटों की मांग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, कह रहे हैं कि पूरे देश में से 300 प्लस सीटें मिलनी चाहिए, तभी अच्छी सरकार, स्थिर सरकार बन पाएगी। मुंबई का क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त एनडीए और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 272 से ज्यादा सीट चाहिए, लगता है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसीलिए उन्होंने आम जनता से और डिमांड कर दी, यानी कि 300 सीट चाहिए। 300 सीट आने से लगता है कि मजबूती आएगी भारतीय जनता पार्टी की। और क्यों चाहिए 300 सीट? सवाल नहीं, 300 सीट चाहिए क्योंकि जब अलायंस की जब सरकार होती है तो कुछ मजबूरियां हो सकती है। हम अपने दम पे अगर आएंगे तो पूरे जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारी विचारधारा है, जो हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं, वो पूरी ढंग से, पूरी तरीके से हम आगे ले पाएंगे। इसलिए हमें 300 सीट चाहिए और मुझे विश्वास है। एहतराम, आम लोगों से बात करिए, ये बीजेपी के नेता लग रहे हैं। स्ट्रांग सरकार 300 सीट। आप क्या कहेंगे? जी, मैं इनसे सहमत हूँ जो इन्होंने कहा है। 300 सीट के साथ हम लोग जो बीजेपी की सरकार है वो जो मैनिफेस्टो जो आज पब्लिक के सामने रख रही है, वादा जो कर रहे हैं वो पूरा कर पाएगी। लगता है युवाओं के सारे सपने पूरे होंगे, नौकरी वोकरी मिल पाएगी लोगों को। मोदी जी एक विकास पुरुष है। मोदी जी ने जो मुख्यमंत्री रहते हैं, एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने जो गुजरात में करके दिखाया वही करने का हम करना चाहिए। इसलिए उनको हमें 300 सीट आके देनी है और हमने तय किया है। जरूर। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कि मोदी का सरकार जो आएगा तो महंगाई कम तो होगी और जो अभी गैस का प्रकल्प है वो सब चालू हो जाएंगे। आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ मोदी जी आनी चाहिए। पूरा भारत देश में इतना इसका जुआल है कि सब लोग बोलते हैं मोदी मोदी मोदी, और ये बार मुझे जरूर है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को इसके कांग्रेस की सरकार के ऊपर मतलब कि विश्वास उठ गया है। 300 प्लस, 300 प्लस आएंगे एहतराम आपके पास। ये बड़ा सवाल है, क्या नरेंद्र मोदी को 300 सीटें मिल जाएंगी इस देश में, तभी प्रधानमंत्री मजबूत होगा। अगर यही 300 सीटें डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल जाती तो क्या वो भी मजबूत होते? एक छोटा सा ब्रेक, चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम राज्यों से संवाददाता भी मौजूद है, उनके साथ आम जनता भी। आप चलते रहिए समय के साथ। वासना को प्रेम समझकर अधिकांश युवतियां भ्रमित होकर अपने जीवन को नरक बना रही है। पूरे परिवार को सच्चाई का दीदार कराता दर्पण है। अब तो चुनाव का एक भरोसेमंद चेहरा एस.वाई. कुरैशी, पत्रकारिता का मजबूत स्तंभ हरिवंश, राजनीति के चाणक्य अजय सिंह, सियासी नब्ज की मर्मज्ञ पूर्णिमा त्रिपाठी, दलित पॉलिटिक्स के पंडित बद्री नारायण, अर्थशास्त्र के कौटिल्य अरविंद मोहन, आम चुनाव की सबसे अनुभवी टीम और अनुभवी एंकर्स दिनेश गौतम और अलका सक्सेना के साथ देखिए निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। हमारा आज का सवाल है, क्या मोदी इस बार अपनी पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें दिला पाएंगे? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भेजें। अगर आपकी राय हाँ में है तो टाइप करें POL स्पेस Y, और अगर ना है तो टाइप करें POL स्पेस N और भेज दें 590 90 पर।
देखो रूठा ना करो। में जादू चला राजेश मसाला का स्वाद बढ़ाए, राजेश पापड़ सबको दीवाना अपना बनाए, राजेश गुलाब जामुन सबके ही मन को भाए। Jewelers, quality and craft at the right price. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में पिछले 20 सालों से काबिज गठबंधन सरकारों के हालात देखकर नरेंद्र मोदी को स्थिर सरकार की अहमियत का एहसास हो चला है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपनी मन की बात अब जनता से कहना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए आखिर क्यों जरूरी है 300 प्लस सीटें, आइए आपको बताते हैं। क्या है मोदी का नया प्लान, क्यों छिड़ा 300 प्लस का राग, आखिर मोदी को क्यों चाहिए स्थिर और मजबूत सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले देश में सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या एनडीए 272 के जादुई आंकड़े को छू पाएगा। इस चर्चा के बीच ही मोदी ने देशवासियों से 300 सीटें दिए जाने की मांग कर डाली। मजबूत सरकार के लिए, स्थिर सरकार के लिए, प्रगति करने वाली सरकार के लिए 300 से ज्यादा एनडीए के पार्लियामेंट के मेंबर जीत करके भेजिए। उत्तर प्रदेश के सारे सांसद चुना करके भेजिए, मैं आपको विश्वास देता हूं। आप चाहते हैं वैसी सरकार दूंगा, जनता चाहती है वैसा काम करूंगा, जनता चाहती है वैसी प्रगति करूंगा, नौजवानों का भाग्य बदलूंगा। मोदी को एहसास है कि देश में खिचड़ी सरकारों का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा और ऐसी सरकारों में फैसले लेना मुश्किल भरा काम होता है। लिहाजा वो जनता से 300 सीटें मांगने लगे हैं। हालांकि विरोधी इसे मुंगेरी लाल का सपना और मोदी की अधिनायकवादी सोच बता रहे हैं। असंभव सी बात लग रही है, बिल्कुल। ये तो दिन में तारे देखने वाली बात है और मैं तो समझता हूँ कि इतनी भी सीटें आ जाएं कि वो सरकार बना पाए तो मैं समझता हूँ कि लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, लोग भी अब भारतीय जनता पार्टी के सब सारे झूठे वादे और नरेंद्र मोदी का जिस तरह से इस समय वो एक लहर दिखा रहे हैं, वो सब पोल खुलती जा रही है। 300 सीटें जो उन्होंने मांग की है वो उनके अधिनायकवादी सोच का प्रतीक है। पहले तो वो कह रहे थे कि एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, तो जिस तरह का उनका एकांकी मन है, जिस तरह का उनका किसी के साथ सत्ता ना शेयर करने का विजन है, जिस तरह से उनकी एकली चलो की नीति है, जिस तरह से पार्टी में के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने का उनका मन है, तो उनकी इच्छा जरूर है कि 300 मिले तो राज चले। देश में मजबूत सरकार होती है तो रोजगार, मूलभूत सुविधाएं, सामाजिक और जन कल्याण की योजनाओं पर फैसला लेना आसान होता है। इतिहास गवाह है कि जनता की उम्मीदों पर हमेशा स्थिर और मजबूत सरकार ही खरी उतरती रही है। विदेशी निवेश पर भी सरकार की स्थिरता का फर्क पड़ता है। जिनको जो कहना है वो कहे, ये देश की जनता तय करेगी कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और क्या मेजोरिटी वो हमें देते हैं। 300 सीटें आएंगी तो आपको लगता है ना कि स्थिर सरकार और बेहतर शासन और आर्थिक नीति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब भी आपको स्थिर सरकार चाहिए, आपको उनके हाथ मजबूत करने होंगे और हाथ मजबूत तभी हो सकता है जब आप उन्हें पूरी मेजोरिटी के साथ भेजें। स्पष्ट बहुमत के लिए 272 के ऊपर सीट होनी चाहिए और इसलिए 300 सीटें मांग रहे हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये अधिनायक बात चाहते हैं इसलिए ऐसा मांग रहे हैं। विपक्ष का कहना विपक्ष समझे, हम तो अपनी बात बता रहे हैं। आप गठबंधन सरकारों में शामिल छोटे दल हमेशा अपने क्षेत्रीय एजेंडे को लेकर सरकार को ब्लैकमेल करते रहते हैं।
ऐसे दलों के नेता भी अपने निजी एजेंडे को लेकर सरकार को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे कई वाकये पिछली गठबंधन सरकारों में देखने को भी मिले। शायद यही वजह है कि मोदी को 300 सीटों की अहमियत समझ आने लगी है। इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी। सीधा लखनऊ चलेंगे अपने संवाददाता आलोक गुप्ता के पास। आलोक जी, सवाल वही है, 300 सीटों की मांग की जा रही है। छोटी जो गठबंधन की सरकारें होती हैं वो कमजोर सरकारें होती हैं, ऐसा माना जाता रहा है। क्या लखनऊ की जनता मानती है 300 सीटें मिल पाएंगी? देखिए, बात कर लेते हैं लखनऊ के लोगों से। उनको क्या लगता है कि मोदी जी ने जिस तरीके से कहा कि 300 सीटें बीजेपी को दिलाए, आम जनता से अपील की है, मतदाताओं से अपील की है, कितना असर जनता पर रहा है और जनता क्या सोच रही है? क्या लगता है आपको? मोदी जी ने कहा कि केंद्र सरकार बनाने के लिए 300 सीटें लोग उन्हें दें। अगर 272 पॉसिबल है तो 300 किसी तरीके से भी इम्पॉसिबल नहीं है। 300 सीटें पॉसिबल हैं और जिस तरीके की लहर चल रही है और जिस तरीके की जनता की चाहत है इस समय की सरकार बने, एक स्थिर सरकार बने और विकासशील सरकार बने, जो जनता को विकास दे और जनता की जो डिमांड्स हैं वो पूरी करे। सरकार का कार्य जो है वो सहूलियत देना है, जनता अपने आप को सुधार लेती है। इस समय सरकार लगता है 300 सीटें मिल पाएंगी बीजेपी को आपको? मेरे हिसाब से लगता है कि 300 सीटें का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बहुत ही इम्पॉसिबल है। बिकॉज अगर हम बात करते हैं कि इस समय जो 2014 का चुनाव है वो 2014 का चुनाव क्षेत्रीय पार्टी पर हो रहा है। भाजपा से भी इंसान परेशान हो चुका है और कांग्रेस से भी परेशान हो चुका है। चलिए, आप बताइए क्या लगता है कि मोदी जी ने कहा कि 300 सीटें जनता उनको ताकि सरकार मजबूती के साथ वो चला सके। 300 सीटें पहुंच रही है बीजेपी? 300 में नहीं पहुंचेगी तो 2-4 कम ज्यादा होंगे, लेकिन निश्चित रूप से 300 का आंकड़ा ये छुएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि जो गुजरात में विकास मोदी जी ने किया है, जिसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मेरा गुजरात में आना जाना, और मेरा जो व्यापार है वो माइनॉरिटी से जुड़ा हुआ है और माइनॉरिटी वहां पे खुश है और ये मैसेज देर सवेर जो है लोगों तक। चलिए, आऊंगा आपके पास आलोक जी। इस वक्त सुदेश तिवारी हमारे साथ मौजूद है, इंदौर से समय संवाददाता। सुदेश, 300 सीटें अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल जाती तो वो भी ताकतवर प्रधानमंत्री हो जाते। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 300 सीटें मुझे मिलनी चाहिए, देगी देश की जनता? बिल्कुल भूपेश जी, निश्चित तौर पर इस तरह की बात कही जा रही। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने इस बात कही तो अलग अलग लोगों में चर्चा होने लगी कि क्या 300 सीटें मिलेंगी, क्योंकि पिछले कई बार से अगर बात करें तो कहीं न कहीं खिचड़ी सरकार की समस्या लोगों ने झेली है। कई लोग हमारे साथ हैं। क्या 300 सीटें नरेंद्र मोदी मांग रहे हैं, मिलेंगी उनको? मिलना ही चाहिए, और अगर नहीं मिलती है तो हम फिर वही क्षेत्रीय पार्टियों के ऊपर निर्भर हो जाएंगे, और क्षेत्रीय पार्टियां अपना अपना जो स्वार्थ निकालना होगा वो अपने अपने काम के लिए सबको मोदी जी को परेशान करेंगे अगर मोदी जी सरकार बनाते हैं तो। क्या खिचड़ी सरकार काम कर सकती है? निश्चित तौर पर जब भी आवश्यकता होती है इस तरह की सरकार की तो इनका सहारा लेकर देश को चलाने में काम। लेकिन मैं पूरी तरह विश्वास कर सकता हूँ कि जिस तरह से केंद्र सरकार इस देश को चलाने में नाकाम साबित हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान के सैनिक अपने सरहदों पे से जो सैनिक का सर करके ले आते हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनको कुछ भी टिप्पणी कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से नाकाम सरकार साबित हो पाई है और बीजेपी 101% इस बार अपना प्रधानमंत्री चुने। बिल्कुल। क्या कोई सरकार, कोई 300 लोग आते हैं तो क्या विकास कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी भाई साहब, क्योंकि जो जिस तरह से यूपीए ने जो सरकार चलाई है बिल्कुल विफल सरकार चाहिए। लोग बिल्कुल महंगाई से परेशान है और बिल्कुल नहीं चल पाएगी मोदी। मिली जुली सरकारों में लोगों की समस्याएं उतनी तेजी से हल नहीं होती जितनी तेजी से अगर एक पार्टी की या एक दल की सरकार बनेगी तो वो ज्यादा समस्याएं हल कर सकेंगे। इसी मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने कहा है 300 से ज्यादा सीटें मिले। मोदी की इस अपील पर क्या कहना है अहमदाबाद की जनता का, जानने की कोशिश की समय संवाददाता दीक्षित सोनी ने। नहीं, सफल में क्या है, वो 300 सीटें 350 भी आ सकती है, मगर हमारा अंदाजा ये है कि इंडिया में पूरे में 250 या 254 तक आ सकती है। तो फिलहाल गुजरात का सवाल है, गुजरात में वो बोले 26/26, तो मुझे लग रहा है शायद 20 सीट तो आ सकती है। 6 में शायद कांग्रेस आ सकती है या आम आदमी अपक्ष है वो भी आ सकता है। 20 सीट तो कंफर्म है, गुजरात में तो कंफर्म ही है। 250 के अराउंड आ सकते हैं उनके। किसी एक पार्टी के हाथ में गवर्नमेंट होनी चाहिए तो वो मजबूत मतलब डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो सरकार चल रही है उसके हिसाब से तो अपने पास्ट में देखने जाए थे तो उसका रिजल्ट अच्छा दिखता है अपने को। अभी जो करंटली जो वर्क चल रहा है उससे अभी मतलब के डिपेंडेंट सरकार है। अभी जो सरकार चला रहा है तो किसी के इशारे पे चला रहा है। पर्टिकुलर अगर एक
एक ग्रुप को ही हम सब दे दें तो उससे दूसरे ग्रुप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो सकती है। तो इसके लिए कोलिशंस होना चाहिए, यानी ग्रुप्स इस तरह की डिफरेंट गवर्नमेंट्स के थ्रू एक परफेक्ट गवर्नमेंट बन सकती है। गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। गुप्ता जी, खिचड़ी सरकारें देश हित में है? ये तो पिछला अनुभव बताता है कि खिचड़ी सरकारें देश हित में नहीं है। 1996 में गुजराल सरकार बनी थी, उसके बाद देवगौड़ा सरकार बनी थी और कांग्रेस ने जिस तरह से हाथ खींचा और उनको बनाया और फिर हाथ खींचा, तो 1989 में भी जब सरकार बनी थी वीपी सिंह की तो वो ज्यादा दिन नहीं चल पाई थी। तो कुल मिलाकर के खिचड़ी सरकारों का समय अब जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस इतनी ज्यादा वीक हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी उतना आगे नहीं आ पाई थी, तो इसलिए देश में एक दौर रहा खिचड़ी सरकारों का। लेकिन अब मैं समझता हूं कि लोगों को ये महसूस, और आपके चैनल पर भी जहां जहां जिस भी शहर में आप गए हैं, लोग ये मानते हैं कि एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार होनी चाहिए, पार्टी की सरकार होनी चाहिए और एक एबल प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। देखिए, दो चीजें लोगों को कन्विंस कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में मोदी जी को दिया, बाकी पार्टियां उम्मीदवार नहीं दे पाई, वो अपना क्लेम तक नहीं कर पाई प्रधानमंत्री पद के लिए, तो लोगों को लगा कि हमें एक एबल प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। गुप्ता जी, अगर गठबंधन की सरकारें कमजोर होती हैं तो क्या पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 13 गठबंधनों को 13 दलों को साथ लेकर एक गठबंधन बनाया था, क्या वो भी कमजोर रहे? मैं दोनों बातें पहले पूरी कर दूं। दूसरा, एक आम आदमी को साफ रूप से लग रहा है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए बढ़ रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने तो खुद कहा है कि हंग पार्लियामेंट आएगी, कोई किसी को बहुमत ना मिले, 120 करोड़ के देश में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, 2 साल के बाद फिर चुनाव होगा, तो एक अनसर्टेनिटी की तरफ आप ले जाना चाहते हैं, लोगों को आपके मंसूबे पता लग जाए। चलिए, और दूसरा, एक एबल प्राइम मिनिस्टर विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी, वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एकमात्र गठबंधन है जो लगता है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र गठबंधन है जो कि मजबूत सरकार दे सकता है। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मिलीजुली सरकारों में फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे भाजपा के साथी ने ये मान लिया कि आडवाणी साहब की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो कमजोर थी, क्योंकि वो खिचड़ी सरकार थी। अब 2-3-4 मुद्दे उन्होंने जो अभी भाजपा के मोदी आलाप में पूरे बताए हैं, मैं उनको उठाना चाहता हूं। भाजपा 250 सीटों पर सीरियसली चुनाव लड़ रही है, 300 सीटें कहां से आ जाएंगी? पहला बिंदु। साउथ इंडिया में पूरी तरह से साफ है, इनके कोई सांसद नहीं है वहां पर, किस तरह से आ जाएंगे? ईस्ट इंडिया में अगर आप जाएं, उड़ीसा में इनका एक भी सांसद नहीं है, वेस्ट बंगाल में इनका एक भी सांसद नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं इक्का दुक्का हो तो हो, इतने बड़े पोर्शन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर इनकी प्रेजेंस नहीं है। 300 की जगह मैं पूछता हूं भाजपा के साथियों से, मोदी साहब ने 400 क्यों नहीं कहा? 400 से तो और ज्यादा मजबूत हो जाते। देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री कितनी संख्या है इससे मजबूत नहीं होता है, वो ये निर्णय कौन से लेता है? क्या वो कंधार जाकर आतंकवादियों को छोड़कर आता है? क्या उसके कार्यकाल में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक होता है? क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए लोकायुक्त बिल को पास होने से रोकने के लिए कई बार कोर्ट जाता है? क्या वो बाबूलाल बुखारिया जैसे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखता है? क्या वो श्री रामुलू और येदियुरप्पा जैसे लोगों को अपने साथ मिलाता है? इन निर्णयों से पता चलता है कि कौन मजबूत है और कौन कमजोर है। अभी एक साथी ने हमारे बहुत अच्छी बात कही कि किस तरह से आएंगी, ये सवाल इस पर कोई नहीं जा रहा है। आंतरिक कलह पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में जिस तरह से भाजपा की आपने देखी है, मैं समझ रहा हूं आपस में ही अभी इस तरह से लड़ रहे हैं। ये 400 भी आ जाएंगे और आपस में लड़ेंगे तो कौन सा मजबूत प्रधानमंत्री दे देंगे? चलिए, हमारे साथ इस वक्त नवल शर्मा, नेता जेडीयू मौजूद है। नवल जी, 300 सीटों की मांग की जा रही है, कमजोर या ताकतवर, सिर्फ पार्लियामेंट सीटों से होगा या व्यक्ति में खुद दम होना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, बेहतर प्रशासन देने के लिए संख्या बल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बल व्यक्ति के विजन का है। व्यक्ति का विजन, यदि व्यक्ति के पास यदि विजन है, व्यक्ति के पास दूरदर्शिता है, ईमानदारी है, तो वह देश को बेहतर प्रशासन दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात है कि भारत में गठबंधन सरकारों ने कई सारे बेहतर कार्य किए हैं जिनकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तीसरी बात है कि यदि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियां देश में अप्रासंगिक हो रही हैं और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका बढ़ रही है, तो इसका साफ मतलब है कि ये पार्टियां क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है। चौथी बात मैं यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है महंगाई की, भ्रष्टाचार की। मैं एक बात अपने भाजपा के बंधु से पूछना चाहूंगा कि महंगाई हो, आतंकवाद हो, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इशू हो या और भी बहुत सारे इशू हो,
किसी एक बिंदु पर आप बताइए कि आप कांग्रेस से अलग खड़े हो। आपको 13 महीने का समय मिला, 13 दिन का समय मिला, फिर 5 वर्ष का समय मिला, आप 60 महीने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी से जब पूछा गया था कि आपने गुजरात में 10 साल क्या किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया था कि 10 साल कांग्रेस द्वारा बनाए गए गड्ढों को भरने में बीत गया। तो भाई, जब 10 साल में आप कांग्रेस द्वारा बनाए गए गड्ढे को भर रहे हैं, तो भारत में तो कांग्रेस 60 साल से राज कर रही है, तो फिर आप 5 साल में पूरे गड्ढे को कैसे भर पाएंगे? 5वां सवाल मेरा यह है कि अभी तक आपने देश की जनता के सामने कोई विजन पेश नहीं किया है कि हमारी आर्थिक नीति क्या होगी। हम मनमोहन के उदारीकरण का समर्थन करेंगे या फिर स्वदेशी जागरण मंच के स्वदेशीपन का समर्थन करेंगे। आप विदेश नीति के मोर्चे पर अटल जी की लाहौर यात्रा का समर्थन करेंगे या फिर अमेरिका के। नवल जी, आपके सारे सवाल जायज हैं, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो वोट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है आपको अलग होने का। इस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। और क्या देश की आर्थिक स्थिरता के लिए 300 सीटें बहुत जरूरी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। कोई रोग नहीं, फिर भी स्वास्थ्य खराब, तो समझिए ग्रहमान भारी है। स्वर्ण स्पर्श के ओरिजिनल भाग्यरत्न ग्रहमान बदल दे। इस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096-509-77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +97155935697। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। क्या मोदी को 300 देंगे? चर्चा जारी है। नरेंद्र मोदी की इस नई मांग, इस अपील पर क्या कहना है पुणे की जनता का, जानना चाहा समय संवाददाता प्रतिभा चंद्रन ने। ये तो बहुत अच्छे है और उनको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा है, वो उनको मिलेगा जरूर इस टाइम। बचपन से देख रहा हूँ कि कांग्रेस का ही सरकार रहता है, लेकिन कांग्रेस में महंगाई इतनी हो गई है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मोदी आएंगे ना तो अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा। मेरी तो इच्छा है कि मोदी आना चाहिए, भाजपा को मिलना चाहिए इस बार, उसकी भाजपा की सरकार होनी चाहिए इस बार। मेरे को तो लगता है मोदी जी आ सकते। कितनी सीटें मिल सकती है? इसे तो नहीं कह सकते, पर मोदी आ सकते। क्या मिलीजुली जब सरकार होती है 4, 5, 6 पार्टियों की, तो उससे देश का नुकसान होता है और एक स्थिर सरकार जरूरी है? मतलब एक स्थिर सरकार ही जरूरी है, पर मिलीजुली के कैसे रहेगा कि सबके मतों से अच्छा रहेगा वो। पर एक ही मोदी जी के आए तो अच्छा ही रहेगा। हमको तो लगता है मोदी आनी चाहिए। पुणे की जनता की राय, लेकिन मोदी की नई अपील पर कोलकाता के लोगों का क्या कहना है, जानने की कोशिश की समय संवाददाता रजनीश कुमार ने। जिस तरह से चर्चा हो रही है, हम जानने की कोशिश करते हैं कोलकाता के लोग क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। जिस तरह से जगह जगह पे नरेंद्र मोदी जाकर 300 से ज्यादा सीटों को मांग रहे हैं, ऐसा क्या कुछ वजह है, हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी आपकी नजर में क्यों जगह जगह पे 300 से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं?
वो इसलिए मांग रहे कि उनकी ये जो क्या हो रहा है सारा ही तो गठबंधन या कोलिशन गवर्नमेंट हो रहा है ना, तो अगर उनके पास पावर है तो कुछ करे, क्योंकि जब कुछ भी हो रहा है तो अगला कहता है कि मतलब कोलिशन में जो होता है कि वो उसके पास वो पावर होता है कि वो बंद कर दे वो काम करना। तो एटलीस्ट अगर वो अकेला पहले बार आए, एंड वी आर रियली वांटिंग समथिंग लाइक दैट टू हैपन बिकॉज इंडिया रियली नीड्स अ चेंज, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट एवरीबडी टू वोट फॉर समथिंग विच लेट हिम कम विद ऑल द वोट्स फॉर हिमसेल्फ। मेरी हिंदी बहुत बुरी है इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अंग्रेजी कुछ और लोगों से जानते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों 300 से ज्यादा जगह जगह पे वो इसलिए 300 जगह में क्योंकि आजकल जो पब्लिसिटी बोल सकते हैं, जैसे कैंपेनिंग करके वो बताना चाहते हैं, जो आजकल कांग्रेस ने जैसे कि किया है कि मतलब जितने सारे लोग स्कैम्स में आए हैं उस स्कैम्स को झुटलाने के लिए नरेंद्र मोदी मतलब अपने आप को प्रूव करने के लिए कि उनको मतलब नेता चुना जाए, मतलब देश का जो भविष्य है जो काफी उज्जवल भाव से मतलब उभर के आ गया है, इसलिए शायद वो ये 300 सीटों के लिए हर जगह जगह जाके कर रहे हैं। 300 सीट क्यों मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी? देखिए 300 सीट वो एकक संख्यक गरिष्ठ में आएगा तो देश का भला ही होगा, तो अकेला कोई डिसीजन ले सकेगा जो आगे देश को बढ़ाएगा, इसलिए सुंदर होगा वो, इसीलिए मांग रहा है। जो अकेला जो 300 सीट मांग रहे हैं अकेला आएगा और कुछ अच्छा करेगा। अब बताए मैं ये कहना चाहूंगी कि 300 सीट वो इसलिए मांग रहे क्योंकि इतना दिन कांग्रेस गवर्नमेंट था तो हम लोग देख चुके कि कितना सारा करप्शन और स्कैम्स हुआ है, पर नरेंद्र मोदी आएगा तो इंडिया नीड एक्चुअली अ चेंज, तो उनके आने से मेरे को ये लगता है कैंपेन और जो ये सब कर रहे वो 300 सीट मांग रहे इससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, जिससे उनको लगेगा कि नहीं चलो कुछ नया होने वाला है। ठीक है, 300 सीटें जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि अगर एकल सरकार होगी और पूर्ण बहुमत में होगी तो कोई भी फैसला लेने में सुविधा सहूलियत होगी। पास रजनीश और सीधे चलेंगे आलोक शर्मा, कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, मिलीजुली सरकार मजबूरी में चलती है, कई घटक दल जो होते हैं, कई जो छोटे दल होते हैं सपोर्ट जरूर करते हैं लेकिन ब्लैकमेल करते रहते हैं बीच बीच में सरकार को। रिपोर्टर्स रहे विभिन्न शहरों में, उनको बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने भाजपा के चुन चुन के जो सपोर्टर्स इकट्ठे किए वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। अब आपका प्रश्न पर आता हूं मैं कि क्या इस तरह की ब्लैकमेलिंग होती है? मैं नहीं समझता हूं। नहीं आलोक जी, ये जो आपने आरोप लगाया ये जायज नहीं है आपका आरोप। देखिए भूपेश जी, रिपोर्टर का काम आपको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टर का काम घर घर जाकर ये नहीं पूछना होता कि आप मोदी के फेवर में बोलेंगे या मोदी के अगेंस्ट बोलेंगे। अगर फेवर में बोलेंगे तो चलिए, अगर अगेंस्ट में बोलेंगे तो घर बैठिए। ये हमारा चैनल नहीं करता। मैं माफी चाहूंगा आपसे। ये जो आपने आरोप लगाया है इसके लिए आपको माफी मांगनी होगी सर। मैं माफी मांगूंगा, मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं नहीं, आप अपना चैनल पूरा देखिए, पूरी स्क्रिप्ट चला के क्या प्रश्न पूछा। अगर आप 300 सीटें क्यों मांग रहे हैं मोदी जी? ठीक है जी, हमारा सवाल यही है। नरेंद्र मोदी ने जो अपील की है उस अपील के मायने क्या है? क्या जनता 300 सीट देगी? जनता ये कह सकती है कि हम नहीं देंगे, जनता ये कह सकती है हम देंगे। इसमें आप आरोप नहीं लगा सकते चैनल के ऊपर या रिपोर्टर के ऊपर। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है कि 100 लोगों से पूछा जाए और 100 के 100 एक ही बात कहें? नहीं, 100 के 100 लोगों ने बात नहीं कही। यहाँ पर हम आपसे सहमत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों ने, यहाँ पर हमने सवाल ये भी पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर 300 सीटें मिल जाती तो क्या वो मजबूत प्रधानमंत्री होते? क्या इस पर भी आपको आपत्ति है? मनमोहन सिंह जी के ऊपर कहीं प्रश्न नहीं पूछा। आलोक जी, मैंने खुद सवाल पूछा है कि क्या 300 सीटें अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिल जाती तो क्या वो भी इस देश के प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री होते? क्या इस सवाल पर आपको आपत्ति है? भूपेश जी, क्या इस सवाल पर आपको आपत्ति है? ये पूछा गया प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर 300 सीटें मिलती ही तो क्या वो भी मजबूत प्रधानमंत्री होते? इस सवाल पर आपको आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं है। बाकी सवालों पर भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए आलोक जी। नहीं, मुझे आपत्ति है और मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कर दी। आपकी आपत्ति मुझे ये नहीं बताएगा कि मुझे किस सवाल पे आपत्ति करनी है और नहीं करनी है। हमारा ठीक लगेगा मैं आपत्ति करूंगा। देखिए, हमारी ना तो हमारा झुकाव ना तो एनडीए की तरफ है, ना नरेंद्र मोदी की तरफ है, ना हमारा झुकाव आपकी तरफ है, ना कांग्रेस की तरफ है। जो जनता हमारे रिपोर्टर के साथ आकर मौजूद रहती है, जनता तो मौजूद रहती है रिपोर्टर्स के साथ, वो जनता बोलती है। जी, मैं अब आपके प्रश्न पर आता हूं। चलिए, आपने प्रश्न पूछा क्या मजबूरी में गठबंधन सरकारें चलती हैं? ऐसा नहीं है। आज जनादेश भारत में इस तरह का मिल रहा है कि कोalition के बगैर कोई भी सरकार नहीं चल पा रही है। पिछले 15-20 वर्षों से हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर कोalition में सरकार कमजोर नहीं होती है की बात तो फिर आपकी सरकार बड़े बड़े फैसले लेने में नाकाम क्यों रही पिछले सालों में? नहीं, हमने कोई नाकामी नहीं रही। हमने न्यूक्लियर डील जैसे बड़े बड़े फैसले लिए और हमने सरकार को दांव पर भी लगाया। हमने कभी फैसलों से हटकर पीछे नहीं हटे। चलिए दिल्ली की जनता के पास चलते हैं। दिल्ली की जनता के पास चलते हैं। मैं उत्तर देना। प्रभाकर हमारे साथ मौजूद है। प्रभाकर, 300 प्लस सीटें मांगी जा रही है,
दिल्ली की जनता देगी या नहीं देगी, इस सवाल पर आपत्ति हो सकती है कांग्रेस के नेताओं को। इसलिए हम सवाल को बदलकर पूछते हैं, क्या 300 सीटें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिलती तो क्या वो मजबूत प्रधानमंत्री हो सकते थे? नरेंद्र मोदी जी अब 300 सीट मांग रहे हैं, क्या दिल्ली की जनता 300 सीट देगी उनको? दिल्ली की जनता 300 सीट नहीं दे सकती, 235 से 240 सीट से ज्यादा मिल नहीं सकती टोटल ऑल इंडिया लेवल पे। क्यों मोदी जो मांग रहे हैं इसमें क्या दिक्कत है? मोदी भाई अभी मांग रहे हैं, पर मोदी और भी पार्टियां, बहुत सारी पार्टियां हैं, उसको भी वोट जाएगा, एक साथ मेजोरिटी तो आएगी नहीं, कितनी गवर्नमेंट बनेगी या सपोर्ट मिलने के बाद गवर्नमेंट बनती है। दिल्ली में आपको क्या माहौल लगता है? दिल्ली में माहौल लग रहा है कि बीजेपी आ सकती है 2-3 सीट पे, 1-2 सीट आम पार्टी की आ सकती है, 1-2 सीट कांग्रेस की आ सकती है। लेकिन मोदी जी जो 300 सीटों की बात कर रहे हैं वो अब क्यों कर रहे हैं? क्या मनमोहन सिंह की जो सरकार चली, तमाम जनादेश उनको भी मिले, तमाम रीजनल पार्टियां साथी थी, तो क्या वो सरकार नहीं चल रही थी? नहीं, सरकार चल रही थी मनमोहन सिंह की, क्या वो सोनिया गांधी की वजह से चल रही थी। सोनिया गांधी ने की वजह से मनमोहन सिंह जी बैठ गए थे हैं, और इसके साथ में कांग्रेस की गवर्नमेंट इतना भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार होने के बाद पब्लिक के दिल में से वो कांग्रेस निकल गई। चलिए आलोक जी से रिएक्शन लेंगे। आलोक जी, यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, आपको पहले मैंडेट दिया, इसलिए लोगों के दिल से आप उतर गए। यहां पर ये भी कह रहे हैं कि ये 300 सीटें नहीं मिल पाएंगी नरेंद्र मोदी की सरकार को, 235 से 230। ये हमारे रिपोर्टर का कोई रिश्तेदार नहीं था जो ये बोल रहा था। रिप्लाई आया। खैर, अब मैं वापस आता हूं। आपने कहा क्या हमने मजबूरी में फैसले टाल दिए? हमने डीएमके जैसी सरकार, जो हमारे घटक दल थे, वो हमसे रूठ कर चले गए, क्योंकि जो उनके भ्रष्ट नेता थे, उनके भ्रष्ट जो मंत्री थे, उनको हमने जेल में भिजवाया। कांग्रेस ने कभी भी ठोस कदम उठाने से कोएलिशन की मजबूरी को सामने नहीं रखा। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे। नवल शर्मा नेता जेडीयू हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे, और फिलहाल हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं, देश की जनता उनके साथ मौजूद है, कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। नानू, कौन सा सॉन्ग सुन रहे हो? यूज करो निशा कलर परफेक्ट, ये दे बालों को नेचुरल लुक, डीप शाइन और अल्ट्रा सॉफ्टनेस सिर्फ 30 मिनट में। निशा कलर परफेक्ट हेयर कलर क्रीम। चुनाव का एक भरोसेमंद चेहरा एस.वाई. कुरैशी, पत्रकारिता का मजबूत स्तंभ हरिवंश, राजनीति के चाणक्य अजय सिंह, सियासी नब्ज की मर्मज्ञ पूर्णिमा त्रिपाठी, दलित पॉलिटिक्स के पंडित बद्री नारायण, अर्थशास्त्र के कौटिल्य अरविंद मोहन, आम चुनाव की सबसे अनुभवी टीम और अनुभवी एंकर्स दिनेश गौतम और अलका सक्सेना के साथ देखिए निष्कर्ष रात 9 बजे समय पर। पावर्ड बाय मोनेट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। क्या मोदी को 300 देंगे? सवाल अभी भी बरकरार है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर, मोदी की मांग पर, मोदी की अपील पर पटना के लोगों की क्या राय है। इस बार पक्का है, इस बार नरेंद्र मोदी को 272 सीट मिलने जा रहा है। जैसा हमको लगता है कि 300 से प्लस ही सीट होगी भाजपा गवर्नमेंट, और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री होंगे हमारे। अभी पिछले 10 सालों से हमने जो देखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि बहुत ही कमजोर राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आई है। अमेरिका हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, सब जहां हो भारत को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें चाहिए एक मजबूत नेतृत्व जो देश की राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतृत्व प्रदान कर सके, और मोदी जी ऐसे नेता जो हैं बहुत ही स्ट्रांग और इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। आलोक जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक जी, क्या सवाल है इनका? 10 सालों से हमारे देश की जो छवि है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देखें, चाहे वो रुपए के मामले में देखें, चाहे वो आर्थिक स्थिति के मामले में देखें, हाँ भ्रष्टाचार और इस पर जरूर अव्वल रहा है हमारा देश और आपकी सरकार के नेता, ये कहना है लोगों का। देखिए 7.5% 10 वर्षों में जीडीपी ग्रोथ रेट रही है देश की। अगर आपका किसी का एकांकी अगर मत है तो उसको हम मत को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
भारत निर्माण जैसे कार्यक्रम इस देश ने देखे हैं, मनरेगा जैसे कार्यक्रम, मिड डे मील जैसी स्कीम्स देखी हैं इस देश में, सूचना का अधिकार देखा है, राइट टू एजुकेशन देखा है। ठीक है, हमारी सरकार रही है, आरोप लगना आरोप हमारे कोल घोटाला नहीं, कोल घोटाले की आप तह तक कभी नहीं गया। नहीं, भूपेश जी मैं जवाब दूंगा। भूपेश जी ऐसे दिन आप आरोप लगा के भागेंगे तो मैं जवाब देना चाहूंगा। कोलगेट में मैक्सिमम रिकमेंडेशन दिया है, अपनी सरकार का पक्ष रखा है। भूपेश जी मैक्सिमम रिकमेंडेशन भाजपा या गैर राज्यों से आई है, आप उन रिकमेंडेशंस को देखिए कोलगेट की। केवल कह देना केजरीवाल जी की तरह किसी के पीछे भ्रष्ट का चिपका के और आगे भाग जाना ठीक नहीं है। कोलगेट पर मैं जवाब देना चाहूंगा। कोलगेट सबसे पहली चीज है कि जहां तक रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट्स की आई हैं, वो ज्यादातर रिकमेंडेशंस नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की आई कह रहे हैं कि आपके मंत्री जेल में थे भ्रष्टाचार के मामले पर। कौन से मंत्री जेल में थे? सुरेश कनमाड़ी, आपके कनमाड़ी मंत्री राजा, सुरेश कनमाली मंत्री नहीं थे, ए राजा हमारी पार्टी के नहीं थे। हाँ, येदुरप्पा और रेड्डी बंधु जरूर भाजपा के थे। रेड्डी बंधु अभी भी जेल के अंदर हैं। बाबूलाल बुखारिया के ऊपर 3 साल की जेल रिकॉर्ड तोड़ दिया, कन्विक्टेड है वो। आजाद भारत राजा हमारी पार्टी के नहीं थे। अगर सबसे भ्रष्ट सरकार आपने दी है पिछले, कहने में बहुत अच्छा लगता है, ये खुद मानते हैं। विरोधी दलों को सुकून मिलता है, आधार नहीं। उन्होंने कहा कि जितने भ्रष्टाचार के मामले थे वो पिछली सरकार के थे, लोगों ने हमको जिता दिया था, इसलिए वो भ्रष्टाचार पर मोहर लग गई थी। ये मनमोहन सिंह ने खुद बोला था। नहीं, आप नेशनल चैनल पर और जनता मनमोहन सिंह ने कहा कि मोहर लग गई थी। मनमोहन सिंह जी ने कहा राष्ट्रीय भ्रष्टाचार हमने पिछली सरकार में किया था, उपयोग नहीं करना चाहिए। आलोक जी, मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा था भ्रष्टाचार हमने पिछली सरकार में किया था, उस पर मोहर लगा दी जनता ने वोट देकर। कहा कि हमने भ्रष्टाचार किया था। उन्होंने कहा जो भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, कोर्टों में जो विचाराधीन है वो यूपी। बहुत देर से जेडीयू नेता हमारे साथ मौजूद है नवल शर्मा जी। शर्मा जी, आपकी प्रतिक्रिया बहस पर। शब्दों में बहुत फर्क है विजेंद्र भाई। मैं जेल जा रहा मुकेश जी पता नहीं, शायद आप बहस को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बहस क्यों करवा रहे हैं? ये दोनों चोर मौसे भाई हैं। दोनों में कोई भी पार्टी यह कहने की स्थिति में है क्या कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारा दामन ज्यादा सफेद है? अभी हम बहस कर रहे हैं कि मोदी 300 सीटों की मांग कर रहे हैं जी। तो मैं 2-3 बड़ी गंभीर बातें बताना जा रहा हूं। पहली बात तो यह कि पूरे दक्षिण भारत में तमिलनाडु के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर मोदी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, उड़ीसा में इनकी कोई उपस्थिति नहीं है। हम हिंदी बेल्ट पर आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश तो हिंदी भाषी राज्य हम जो बोले वो गलत है। हिंदी भाषी राज्यों में कमाल है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको हवा दिया, आपको मोदी जी की लहर नजर नहीं आ रही। आप मेरी बात तो पहले सुन लीजिए, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। आप बोल क्या रहे हैं? सुन लिया जाए। अरे भाई साहब, धैर्य रखिए श्रीमान। आप श्रीमान 2 डिजिट में नहीं पहुंचने वाले। सुनने की आदत डालिए। आप सुनने की आदत डालिए। क्या बोल रहे हैं आप? 2 डिजिट की पार्टी भी। आप कहाँ खड़े हैं? आप कहाँ खड़े हैं? प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं आपके नेता। आपके नेता प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं। डाइवर्ट क्यों करना चाह रहे हैं? की पार्टी नहीं। बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आप जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, उसे पूरे देश ने देखा। और आप और सारे देश ने देखा। राम मंदिर के नाम पर आप लोगों ने जिस तरह देश को आप लोगों ने हालत आपकी हुई है ना, इसे पूरा देश देख चुका है। मैं गंभीर बातें बता रहा हूं। मैं केवल यह बता रहा हूं, प्रवक्ता है बोलते हैं मुंह दिखाने लायक नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह जातिवादी सहारा लिया है, उससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में घोर असंतोष की भावना है। और बिहार और उत्तर प्रदेश में शायद आशा के विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। मुकेश जी चलिए आएंगे नवल जी आपके पास भी आएंगे, गुप्ता जी आपके पास भी आएंगे, शर्मा जी आपके पास भी आएंगे। सीधा चलेंगे मुंबई। हमारे संवाददाता एहतराम हमारे साथ मौजूद है। एहतराम, एक बार फिर क्या खिचड़ी सरकारें देश हित में नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्टूडियो का माहौल तो बहुत गर्म है, लेकिन जो आम जनता है, वोट देने वाली जनता है, वो सही आकलन कर सकती है। आपकी उम्र लगभग 60 के ऊपर होगी। क्या 73 73 साल में क्या अनुभव पाया आपने? बेकारी और करप्शन से लोग मजबूर हो गए हैं। इसलिए अभी समय आ गया है कि देश को एक खंबीर मजबूत नेतृत्व चाहिए। तो आप किसको चाहते हैं? कांग्रेस चाहते हैं? मोदी जी ने 15 साल गुजरात में काम करके ये दिखा दिया है कि वो मजबूत नेतृत्व दे सकते हैं। इसीलिए हमारा विश्वास है कि मोदी जी ही
अटल जी के जमाने में भी सरकार रही, उस वक्त क्या लगता है आपको देश की तरक्की हुई और उसके बाद फिर 10 साल कांग्रेस करी? नहीं, तरक्की हुई ना अटल जी के साथ, लेकिन कांग्रेस के 10 साल में ये मालूम नहीं होता है कि तरक्की हुई है। चलिए, युवा है, आप बताएं। अब देखिए, देश में एक अध्यादेश कांग्रेस पार्टी ने लाया गया था जो भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रहा था। फिर इस देश के शहजादे ने, राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए वो जो अध्यादेश था वो फाड़ा, और वो अध्यादेश फाड़ते हुए उन्होंने देश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि हम किसी भी हाल में इस देश का जो भ्रष्टाचारी है, जो नेता है, उसको समर्थन नहीं करेंगे। फिर मैं पूछना चाहता हूँ, आज ऐसे क्या हालात हुए कि इस देश के जो न्यायालय है, इन्होंने अशोक चव्हाण को और कलमाड़ी को गुनहगार ठहराते हुए भी इस राहुल गांधी ने अशोक चव्हाण को कांग्रेस पार्टी का टिकट। चलिए, लोगों का कहना है कि खिचड़ी सरकार जो है वो देश को उतनी ज्यादा तरक्की, उतनी ज्यादा तेजी से आगे नहीं लेकर जा सकती। एक स्थिर मजबूत सरकार, मजबूत नेतृत्व इस देश को अब चाहिए। इस देश को अगर आगे बढ़ना, इस देश को एक बार फिर से अगर ऊंचाइयां छूनी है तो एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद रहे, दिल्ली से प्रभाकर हमारे साथ मौजूद रहे, मुंबई से एहतराम अली हमारे साथ मौजूद रहे, सुदेश तिवारी हमारे साथ मौजूद रहे और साथ ही आलोक गुप्ता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद रहे। साथ ही साथ हम तमाम अपने साथ जुड़े गेस्ट का भी धन्यवाद करेंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद रहे। आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद रहे, नेता कांग्रेस। नवल शर्मा, नेता जेडीयू, हमारे साथ मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी को 300 मिलेंगे या नहीं, ये तो चुनावों की तारीख, मतगणना जिस दिन होगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देश का मिजाज ये है कि इस बार एक सुदृढ़, एक शक्तिशाली सरकार देश को मिलनी चाहिए ताकि देश तेजी से विकास कर सके। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। सहारा प्रणाम। मैं दिखता हूँ स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का ना, लेकिन एक्चुअली वो बहुत बड़े हरामी टाइप का। शी इज माई गर्लफ्रेंड वेरोनिका। बेटा, जब भी माँ की याद आए तो मेरे पास आ जाओ, मुझे ममता की बहुत जरूरत है। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आम जनता की आवाज, आम जनता का आक्रोश, आम जनता की राय, आम जनता की जरूरतें, आम जनता की मांग, आम जनता का हक, आम जनता का मतदान, आम जनता का फैसला। आम चुनाव 2014 पावर्ड बाय मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। राजनीति की मिसाल, कभी शह तो कभी मात, कभी कांग्रेस के दाव तो कभी बीजेपी का फेल, कभी जेडीयू का हमला तो कभी आरजेडी का बदला, तो कभी लेफ्ट की ललकार तो कभी तृणमूल कांग्रेस का वार, कहीं समाजवादी पार्टी की सत्ता तो कहीं बहुजन समाज पार्टी की सियासत। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद विगोरा 5000, जिसकी बूंद बूंद में है अपार शक्ति 100% होम्योपैथी। अल्ट्रा चैंपियन जंग रोधक सीमेंट, मजबूती का चैंपियन अल्ट्रा चैंपियन। रखे गृहिणी का मान राजेश मसाले। मॉनिट पासपोर्ट ड्राइव्स यू क्रेजी। उगार ट्यूबर का वातावरण डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान इन रिच मसाले। द रिस्पर्स ऑफ इंडिया MTH.com। कदमों में कर लो जहां। ग्रोमिक एडी विटामिन ऑयल एंड सोप। नकालों से सावधान, एडी विटामिन में ग्रोमिक देखकर ही खरीदें। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। टॉप स्केचअप इंडिया इंटरनेशनल टेस्ट। आर प्योर चना मसाला। टाई सॉफ्ट प्रस्तुत करते हैं एक्वासॉफ्ट आरो सिस्टम और वाटर प्योरीफायर। और डॉक्टर अमृतलाल इश्वत मेमोरियल सनबीम स्कूल वाराणसी। सोनिया गांधी ने जोरदार रोड शो के बाद रायबरेली से भरा नामांकन। 10 करोड़ से ज्यादा की मालकिन है कांग्रेस अध्यक्ष।
राहुल गांधी के काम की तारीफ करने के बयान से वरुण गांधी ने लिया यू टर्न, बोले नहीं की किसी पार्टी विशेष की तारीफ। अरविंद केजरीवाल ने दी बीजेपी के साथ आने वाले अपने बयान पर सफाई, कहा मर जाऊंगा लेकिन कभी नहीं जाऊंगा बीजेपी के साथ। समाजवादी पार्टी ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो, 17 जातियों को विशेष सुविधा का वादा, मुसलमानों पर भी खास तवज्जो देने की कही बात। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को मिली जमानत, मोदी को जान से मारने की धमकी के बाद हुए थे गिरफ्तार। और नीतीश किटारा हत्याकांड में दोषियों की उम्र कैद की सजा बरकरार, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। मैं हूं कविता सिंह, शाम के 6 बज गए हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी की तारीफ वाले बयान से वरुण गांधी ने ले लिया है यू टर्न। वरुण ने ट्वीट कर कहा है कि उन्होंने किसी पार्टी विशेष की तारीफ नहीं की थी। खास बात यह है कि वरुण गांधी ने अमेठी में राहुल गांधी के काम की तारीफ की थी, तो राहुल ने भी कहा था कि ऐसा सुनने में अच्छा लगता है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में जब इन शब्दों में राहुल गांधी के काम की तारीफ की तो इसे भाई भाई के प्रेम से जोड़कर देखा जाने लगा। वहीं वरुण के तारीफ के शब्द जब राहुल गांधी तक पहुंचे तो उन्होंने भी खुशी जताई कि ऐसा सुनना काफी अच्छा लगता है। जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और So I'm very happy. I'm very happy that other people are appreciating the work we've done in Amethi. वरुण के बयान पर राहुल के बयान के बाद तो भाई भाई का जुबानी प्रेम सियासी हलकों में रंग जमाने लगा, लेकिन चर्चा बढ़ती देख वरुण गांधी को ट्वीट करना पड़ा कि उन्होंने अमेठी में सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम नहीं देखा है, मैंने केवल इसके बारे में सुना है और मैंने वह बयान निजी स्तर पर दिया था। मेरा बयान किसी राजनीतिक दल या प्रत्याशी के लिए नहीं था। वरुण गांधी ने सियासी हालात के आगे अपनी सफाई तो पेश कर दी, लेकिन सवाल है कि सियासत की इस दीवार के दोनों तरफ क्या दो भाइयों का दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहा है, वरना वरुण अमेठी के तर्ज पर सुल्तानपुर का विकास करने की बात क्यों करते और जिसे सुनकर राहुल को इतना अच्छा क्यों लगता। कुछ दिन पहले वरुण की मां यानी मेनका गांधी ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पर जमकर हमला बोला था, लेकिन अब वरुण गांधी राहुल गांधी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चाहे मामला कुछ भी हो, लेकिन वरुण के इस बयान ने पार्टी की फजीहत तो करा ही दी है। इस समय दिल्ली से कैमरामैन रमेश राय के साथ अनामिका रत्ना। उधर रायबरेली से लोकसभा प्रत्याशी सोनिया गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। आज रायबरेली पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सोनिया के साथ राहुल गांधी भी थे। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जीत उन्हीं की होगी। वहीं वरुण गांधी के बयान को राहुल गांधी ने भी सही ठहराया। वरुण ने दरअसल अमेठी में काम के लिए राहुल की काफी तारीफ की थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नामांकन से पहले हवन हुआ और नामांकन के दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने पहले ही क्लीन वॉकओवर दे दिया है, यानी कि ये तय कर लिया है कि सोनिया गांधी के खिलाफ कोई प्रत्याशी रायबरेली से नहीं उतारा जाएगा। वहीं अगर बीजेपी की बात कर ले तो अजय अग्रवाल को उतारा गया है, जो कि बहुत मजबूत उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं लग रहा है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इस बार भी भारी अंतर से जीत सकती हैं सोनिया गांधी, क्योंकि आपने अभी तक कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है उनके खिलाफ। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जामा मस्जिद के शाही इमाम से भी मुलाकात की है। तो कांग्रेस के टिकट पर गाजियाबाद से अभिनेता राज बब्बर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। समय संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने राज बब्बर से खास बातचीत की। गाजियाबाद में अपने सघन प्रचार में लगे हुए हैं राज बब्बर इस वक्त हमारे साथ हैं। बब्बर साहब, आपने आज अपने चुनाव क्षेत्र में इंदिरापुरम को चुना है और ये इंदिरापुरम वो जगह है जहां बुधवार को अगर राज बब्बर है तो गुरुवार को नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और वो कह रहे हैं 300 सीटें चाहिए हमें। जी हाँ, वो कोशिश तो कर रहे हैं और जगह जगह जा भी रहे हैं, लेकिन उनका जो एक शिजरा है, उनका जो एक जन्म कुंडली है, वो लोगों को मालूम है और मुझे लग रहा है कि शायद उनमें अब जो है एक बौखलाहट भी है। बस यही डर है कि कहीं इस चुनाव के अंदर कहीं उन्माद ना पैदा हो जाए, शांतिपूर्ण चुनाव हो
अमन चैन से हो, बस मैं तो यही दुआ करता हूँ। जी, जो खबरें हैं उसके अनुसार शाही इमाम साहब ने मुलाकात की है सोनिया गांधी से और